वेलकम टू बालाजी आरएस। हम लोग आरएस प्री के जो पुराने पेपर थे उनका सॉल्यूशन देख रहे थे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले प्री के लिए उसको हम आइडेंटिफाई करके अपने आगे के दिनों की रणनीति बना रहे थे। तो इसी सीरीज में हम जो है आज 2018 में जो प्री हुआ था इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वही है, 200 मार्क्स का पेपर था, 150 क्वेश्चन, 3 घंटा। शुरू करते हैं। इसको भी हम जो है 1 सवा घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल क्या था इसमें? इसमें सत्य कथन पूछा था कि कौन सा है। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो सही है। लेकिन जब ये कांग्रेस ने जब भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था कि जो प्रांत बना रहे थे, जो राज्य बना रहे थे, उस समय जो है हम उसको भाषा के आधार पे मानने की हमने मान्यता नहीं दी थी। दोनों कथन इसका सही है। अगला है, मिनेंडर के 16 सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? वे सिक्के मुद्राएं किसी ने जो है सोने के सिक्के चलाए, किसी ने चांदी के, किसी ने जो है अपने सिक्के कई बार बदले। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों पे, फैक्ट पे आपको फोकस करना है आने वाले एग्जाम में। जो एंशियंट और मिडिवल में जो राजा महाराजा के हम टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हमें उनके लिटरेचर, जो किताब लिखा हो वो, कोई सिक्के, कोई प्रशासनिक व्यवस्था, ये अगर इन्होंने कोई अलग तरीके का कुछ बनाया है तो हमें इस पे खास करके फोकस करना है। प्रशासन में जो है इनसे ही हमें आगे जाके काम पड़ेगा। तो ये मिनंडर के सिक्के जो है हमें बैराट से मिले थे। फिर ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं पूछ रहा है। तो ये तो उनके राजाओं के नाम थे, नागभट्ट था, महेंद्रपाल था, देवपाल था। भरत भट्ट नाम का कोई था ही नहीं। तो ये उनको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। राजाओं के सिंपल सिंपल नाम भी याद रखने होंगे हमें। राजस्थान ये वो नहीं पूछ रहा कि कौन राजा पहले आया कौन नहीं आया, बस यह बता दो कि ये नाम का राजा था कि नहीं था उस पूरी रियासत में। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है। वे मध्यकालीन राज्यों में जो है नैमित्तिक क्या था? तो राजकीय ज्योतिष को जो है नैमित्तिक कहते थे। ऐसी जो शब्दावली जो एनसीईआरटी में दे रखी है या राजस्थान की जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें दे रखी है, वहाँ पे आपको उसको खास करके आपको ध्यान देना है। क्रांतिकारी के बारे में बात करें कि ये महेंद्र जो प्यारेलाल है, इनकी इनकी हत्या किन्होंने करी थी? ये केसरी सिंह बारड थे, ये तो हम पढ़ते ही है। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों का, ये चार्ल्स मेटकाल्फ थे। तो ये ज़्यादातर जो रियासतों का जो है विलय, जो संधि करी थी, चार्ल्स मेटकाल्फ ने करी थी। ये देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं था। तो जो 7 चरण हैं इनके, वो चरण, उस चरण में जो एरिया, जो भाग हमने जो है इसको उस चरण में जोड़ा था, उनको हम जो है डिटेल में एक बार पढ़ेंगे इसको। तो इस समय जो है उदयपुर नहीं था इसमें। अब ये त्याग भूमि के संपादक पूछ रहे हैं, तो हरिभाव उपाध्याय जी है त्याग भूमि के संपादक। तो ऐसे सवाल आप शायद नहीं पढ़े किताबों में, तो ऐसे सवाल को जो है आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो। अगला सवाल मिलान वाला है। एक बहुत सारे मंदिर दे रखे हैं उनका जिला। तो ये जैसे मैंने कहा था, इनमें जो है मिलान वाला हिस्सा भी आपको याद रखना है। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता। तो इनमें से अगर एक भी आपको पता है तो आप जो है इसको आराम से निकाल सकते हो। जैसे ये पीपला माता है, ये जोधपुर में है। अगर ये आप आइडेंटिफाई करो तो तीसरे का भी एक में ही है। चलो ठीक है, फिर ये एक से ही आपका जो है आंसर निकल रहा है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से एक जैन मंदिर है? तो सातवीं देवरी जो है ये कुंभ स्वामी था, समझ में क्या आ गया। अमितेश्वर भी महादेव का नाम है, तुलजा माता भवानी। आप अगर नाम से भी आइडेंटिफाई करोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से जैन मंदिर कौन सा हो सकता है।
ओम श्याम है श्याम, जैन नहीं हो सकता। समितेश्वर महादेव महादेव का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है। तो ये सवाल जो है बोनस की तरह दिया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे कि ना ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है और इससे रिलेटेड आप नाम आइडेंटिफ़ाई करोगे, तो भी आप ये कर लोगे। अगला एक चित्रकार अलवर सीरीज़ की चित्रकला से संबंधित नहीं है। अब ये शायद पिछली बार भी पूछा था कि कौन-कौन से थे, कौन-कौन नहीं थे। 4-5 नाम दे देंगे, उनमें आपको शैली पूछ लेंगे, फिर शैली का नाम पूछ लेंगे, 4-5 जो है नाम पूछ लेंगे। तो नानक राम जो है, ये अलवर शैली के नहीं थे। अब इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, रचना और उसके लेखक। जहाँ पे संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे मिलान ही करवाएगा, तो आपको जो है नहीं ये करना है। तो भोल वारमली यादवेंद्र शर्मा की नहीं थी। अब ये गौरी, जो गौरी देवी उस समय इनका शायद देहांत भी हो गया था, तो ये जो मांड गायिका थी, तो इसलिए इनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए ये सवाल पूछा गया था। अभी जो बिरजू महाराज है, बनारस वाले, जयपुर के जो कथक कथक के है, उनके बारे में इस बार पूछा जा सकता है। नारी संत दयाबाई शिष्या किसकी शिष्या थी? तो चरणदासी संप्रदाय की ये थी। अब पिछली बार भी पूछा था कि कालबेलिया का जो डांस है संक्रिया, वो, और इस बार जो है गरासिया जनजाति का ना डांस सीधा पूछ लिया कि क्या है। तो ये वही है, या तो ऊपर जनजाति दे देगा और नीचे जो है उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा उससे रिलेटेड है, या फिर किसी डांस का नाम दे देगा और पूछेगा कि ना कौन सी जनजाति ये करती है। तो हमको जो डांस, नृत्य, वाद्य यंत्र और उनके जो पहनावे है, वेशभूषा, महिलाओं के जो गहने हैं, उनको हमें खास तौर पे तैयार करना है, क्योंकि 1-2 सवाल उनमें से आएँगे। ये पैटर्न इसी तरह फॉलो हो रहा है। अगला सवाल है, विजय दान के बारे में अधोलिखित कथन बताना है। तो देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरण दास चोर चामर नाटक। अभी आपको पता नहीं हो, आपने कभी ये पढ़ा नहीं हो, तो आप इसको डायरेक्ट जो है छोड़ भी सकते हो। वैसे इसका आंसर है दोनों सही है। ये इनकी इनकी किताब है, देता रूपायण संस्थान के सह-संस्थापक थे। तो ये तो हमें पता है कि विजय दान देता जो है रूपायण संस्थान के साथ जुड़े हुए थे। तो ये सह-संस्थापक ये ऐसे कह रहे हैं। तो इनमें से एक आपको भले ही पता हो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, कहीं छोड़ना ही हो, तो ऐसे सवाल छोड़ सकते हो। अब ये सवाल जो है करने वाले होते हैं कि पर्वत शिखर दे रखा है, स्थिति देश बता दो। एक भी आपको पता है कि किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में। अगर आप इसको मिलाओ तो ये बन गया यहाँ पे किलिमंजारो तंजानिया। एक भी अगर एल्ब्रूस भी पता है, तो भी आप कर लोगे इसको। जैसे एल्ब्रूस ना यूरोप में आता है, और जो रूस का आधा भाग है, वो यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है, इसलिए इसको यूरेशिया का पार्ट कहा जाता है। इसलिए जो एल्ब्रूस का कुछ हिस्सा जो है रूस में भी आता है, और ज़्यादातर हिस्सा जो है एल्ब्रूस का यूरोप में आता है। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र को में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा इंडेक्स जो होता है, ये बताता है कि उसमें उस क्षेत्र में कितनी जैव विविधता पाई गई है। इनको सुमेलित करना, औद्योगिक प्रदेश और देश। तो रूट जर्मनी अगर आपको पता है, ये तो मैच हो ही रहा है। आपको अच्छा आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नहीं है। तो न्यू इंग्लैंड में जो यूनाइटेड ये दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है, ये वाला जो है यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, तो यूके में नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये यूएसए के जो ईस्टर्न पार्ट में है, ये वहाँ कहीं ये लोकेटेड है, न्यू इंग्लैंड करके दक्षिणी। अगला फिर मिलान वाला है, ये भी आप जो है कर लोगे। एक नहर का नाम है और उसको जोड़ती हुई स्वेज कैनाल आप आइडेंटिफाई करके देख लो पहले तो, फिर ये मैच हो रहा हो। तो भूमध्य और लाल सागर वाला हिसाब है इसका स्वेज कैनाल का, तो आपके पास ये और ये ऑप्शन हो गए। ऐसे करके जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सवाल आपको करने हैं। अगला पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है।
तो गलीकोंडा, सीकराम गड्ढा और मधुगुला कोंडा, ये जो है पर्वतीय चोटियाँ जो है ये पूर्वी घाट में है। तो सलेहर जो है ये पूर्वी घाट में नहीं है। अगर ये आपको आता हो तो कर लो, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हो आप। सुमेलित करना है, इसमें पता करना है कि कौन सा नहीं है। आप देख सकते हो कि 18 के बाद जो है थोड़ा पैटर्न अलग कर दिया इन्होंने। ज़्यादा ये जो सुमेलित नहीं है, ऐसे वाले सवाल ये ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो एक कृषि का नाम पूछा है, राज्य पूछा है। तमाशा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं था। बाकी भी देख लो आप कि आगे जो है रिपीट हो जाए तो पोंडू उड़ीसा में है, ओनम केरला में और झूम असम में होता है। तो इनके रिपीट होने के चांसेस भी बने रहते हैं। अभी वही है, भारत में संरक्षित क्षेत्र और उनकी संख्या बताना है कितनी है। सामुदायिक रिजर्व तो 46 है। ये हो रहा है, ये एक में ही हो रहा है। ये आपका यही निकल जाएगा। बाकी भी देख लो, कंजर्वेशन रिजर्व 73, नेशनल पार्क का तो अभी ये 52 के आसपास जो है ये हो गया है। ये 103 दिखा रहा है। अच्छा, वन्य जीव अभ्यारण्य 52 हो गया है। राष्ट्रीय पार्क जो है 100 के ऊपर हो गए। जो नए बने हैं और जो रामसर विश्वधारी है, टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रामगढ़ विश्वधारी। अगला क्या है? वेल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसरो की सहयोग से बनता है। तो यहाँ पे जो बेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जीएएसएस और सेल जो है, सेल बैटरी वाले, ये सारी चीज़ें बनाती है। आपको नहीं भी पता हो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो भी आप देख लोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ये परमाणु नहीं करेगा, ये सीडेक नहीं करेगा। ये सीडेक जो है डेटा वाली विभाग है, कृषि प्रौद्योगिकी नहीं करेगा। गैस और ये सेल ये करेगा। थोड़ा शांति से पेपर देखोगे ना, तो भी आप जो है कुछ सवालों को वहाँ आंसर आपको मिल ही जाता है। आपको जिले दे रखे हैं और उनके पर्वत दे रखे हैं। अगर आपको पता है कि कौन कौन सा कहाँ पर है, अगर आपको पता है कि इनमें से, जैसे मुझे पता है कि ये सिक्कर में जो है रघुनाथगढ़ है, तो अगर ये लगाऊं तो ये भी यहाँ पे मैच हो रहा है। ये यही निकल जाएगा। बाकी भी देखते हैं। जालौर में जो है झारोला है, और जयपुर में बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, वो सब आपको पता ही है। और अलवर में भानगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन, तो ये इनमें विंध्यन की तरफ आप देख लो, जो हाड़ौती के साइड पे कौन सा आ रहा है। गिरवा उदयपुर में है, डोरा उस तरफ है, अलवर ऊपर की तरफ है, अरे मुकुंदरा है, ये जो है इस तरफ कोटा की साइड में, और इसके आगे की तरफ है कोटा में, वैसे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो ये जो है विंध्यन कगार का जो है हिस्सा है। अगर अगला है, परियोजनाएं दे रखी है और उससे लाभान्वित होने वाले जिले पूछे हैं आपको। अगर आपको नर्मदा पता है कि ये नीचे की तरफ ये जारी है, और ये जालौर, ये बाड़मेर और इस तरफ की जो है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना से जो है एक एक नहीं, एक इधर जालौर की तरफ और एक बाड़मेर की तरफ जा रही है। इसको आइडेंटिफाई करके देखो, ये दूसरे का पहला, हाँ, इसमें मैच हो रहा है। एक ये और एक दो ऑप्शन बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिद्धमुख नहर परियोजना है हनुमानगढ़ और चूरू में, और ये तो हो ही गया। और जवाई परियोजना आपको पता है कि जालौर पाली और जोधपुर के बीच में है, और जाखम जो है उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में है। तो माई जाखम में जो है गणेश, ये बेणेश्वर आपका पता ही है, वो तीन धाम बनते हैं, तीन नदियों से। मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जो है क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है धाराएं ऊपर की तरफ पड़ती है, तो ये तो आंधियों में होती ही है। तो ये ऑप्शन तो सही है। अरावली पहाड़ी और दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। ये कहाँ से कह रहा है? दक्षिण और पश्चिम के समानांतर कैसे हो? दक्षिण और पश्चिम के समानांतर जा रही है। और अति तीव्र गर्म पूर्व हवाएं उत्पत्ति होती है। इसमें ऑप्शन वैसे वैसे एक ही सही है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे सवाल को छोड़ सकते हो आप। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो है टारगेट जो है 75 का आपको मिनिमम करके जाना है। इतना जो है क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, और इसको बढ़ा के जो है 90 प्लस तक ले जाना है। आपके पास जो है 150 सवाल है।
जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा, आपका प्री निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। कथन सत्य पूछा है, तो ये सारे से जो खरीदी थी 2015 में आई थी, फाउंडेशन ट्रस्ट जो है नियमावली 2016 में, और अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2016 में। ये आपने नहीं भी पढ़े हो, अगर तुक्का लगाना हो तो एक बार के लिए जो है सभी कर सकते हो इसमें। तो ये वैसे कोई पढ़ता नहीं है, अगर आपके पास सवालों की कभी पढ़ रही हो तो, क्योंकि ऐसे में चांसेस होते हैं कि ये सारे सही होते हैं, जहाँ इतना डिटेल में बताया गया हो। निम्नलिखित में कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? ये चीज़ें जो है आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जो है सीसा और जस्ता तो हम करते हैं, वॉलेस्टोनाइट और सेलेनाइट भी करते हैं। तांबा आईएस जो है यहाँ भी निकलता है और बाहर भी निकलता ही है, दूसरे राज्यों में भी तांबा का खाने हैं। तो ये नहीं है, ठीक है, तो असद है। अगला देख लेते हैं। ये उस समय की क्रूड ऑयल के लिए उत्पादक सबसे सर्वाधिक कच्चे तेल हमें कहाँ से मिलता था? तो बाड़मेर से। चार तीन तीन बेसिन है उस तरफ है, नागौर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, साचौर। ये वाला जो बेसिन है ये सबसे ज़्यादा हमें तेल प्रदान करता है। ये आर्थिक समीक्षा से जो है नगरीय जनसंख्या का ये पूछा है। अच्छा, जनगणना 2011 से पूछा है, तो नगरीय जनसंख्या उस समय जो है क्या थी वो बताना है हमें। तो 31.15 और 24.87 भारत का और राजस्थान का पूछा है। ये तो हमें पता ही है कि 76.13 और 24.17 ये ग्रामीण और ये शहरी, ये राजस्थान का था। और राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो जस्ता है, यहाँ पे निकलता ही है तो जस्ता होगा। सीमेंट उद्योग हम करते ही हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो है वो अब जो है अब चांसेस बनेंगे, सिलिकॉन और सब नहीं अब जब मिल रहे हैं खाने, अब ये चांसेस बढ़ेंगे कि इनके जो है उद्योग का विकास होगा। संगमरमर के भाटे तो ये है यहीं से जाते हैं। ये ऑप्शन ऐसे है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति, ये शायद सवाल रिपीट हुआ है। बीकानेर और नागौर में ये थे न्यूनतम है। ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि बॉर्डर वाले इलाके और उस तरफ के इलाके में ये जनजातीय वाला थोड़ा हिसाब कमजोरी दिखता है। और ये उस समय एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर हुआ था इस समय, ऑयल रिफाइनरी का, पचपदरा बाड़मेर में। तो इसके इसके लिए जो है एचपीसीएल और राजस्थान का जो ये एग्रीमेंट हुआ था, इसी के ऊपर ही इन्होंने सवाल बना दिया था। अगला सुमेली जिला पूछना है, जिला और उनका शुभांकर। ये उस समय जो है करंट अफेयर में था, हर एक जिले का एक एक शुभांकर दे दिया था इन्होंने। तो अब तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसके हिसाब से जो है एक इलेक्शन तो 1926 में हो गया था, एक 1937 में, दो इलेक्शन हो गए थे। तो ये दो ही है। फिर 1935 का जो एक अधिनियम आ गया था, उसके बाद जो है 1945 में अलग निर्वाचन हुआ था, केंद्रीय विधानसभा अलग बनी थी उसके बाद। यहाँ पे बन के एक बार जो है इन्होंने रिजाइन भी किया था, ये याद रखना है आपको। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो ये उसमें से किताब का पूछा होगा, आया होगा उस समय। ये तो करंट अफेयर के हिसाब से है, अगर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये वयस्क मताधिकार नहीं था। उस समय जो पॉलिटिकल थे उनको जो है डायरेक्ट उन्होंने चुन लिया था, इनडायरेक्टली इलेक्शन करके उनको चुना गया था। और प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम तो ये फिर इसका तो विपरीत ही है, ये होगा ही नहीं। बहुदलीय संरचना नहीं थी, उस समय भी छोटी मोटी जो है संरचनाएं बनी हुई थी वैसे। ये कई इकाइयों के माध्यम से कार्यरत करती थी। तो हर एक जो है विभाग बांटा हुआ है, समितियां बनी बनाई थी। आपको पता होगा कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन की अलग थी, और जो लोगों को रियासतों को एक करने वाली संविधान सभा में बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग बनाए थे इन्होंने ड्राफ्ट के लिए। उनके हेड का नाम जो है आपको इस बार याद रखना होगा। अगला क्या कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी है, अन्यथा स्थापित करे। तो ये 15वां संविधान संशोधन था। आपको ये वाले सवाल जो है छोड़ देने चाहिए वैसे, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमको हम जो है कहीं पढ़ते नहीं है जल्दी।
मूल अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रमानुसार जो भी है इसको चुनना है आपको। इनमें जो पहले हुआ था वो आपको, अगर आपको केसेस याद है तो इनको अरेंज कर लो। अगर आपको एक दो भी याद है कि ये वाला तो जो है, ये केशवानंद जो है बात जो है 76 के आसपास, 76-75 के आसपास हुआ था, अगर आपको ये भी याद है और ये गोलकनाथ और ये सब है इसके पहले हुए थे ऐसे पता है, तो जो है आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो इसमें। जैसे अगर ये आपको याद करता है, ए के गोपालन केस जो है ये पहले हुआ था, एक गोलकनाथ, फिर केशवानंद, फिर मिनरवा मिल जो है बाद में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति जो है के सदस्य पूछ रहे हैं, तो एक तो अंतुले करके थे, एस एस रे करके थे, और एक स्टीफन थे। ये तो ये तीन थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के बारे में बताना है कि अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों को विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला स्टार्टिंग में तो ये जो इसका से जो अंडमान निकोबार आता है, फिर जो लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर ये दमन द्वीप जो है यहाँ पे है। ग में जो है पौडुचेरी नहीं है। वैसे ही आपको जो है 370 के आगे की जो है ना, तो 370 एक दो तीन चार करके जा रहा है, तो उनको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। ये भी एक चीज गलत मुद्दे में आ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो ये आपातकाल के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो है 75 में आपातकाल लगा था, दो में से कोई एक डेट आपको जो सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। वैसे 25 जून है, रात को ये इन्होंने लगा दिया था आपातकाल, अगले दिन लोगों को पता चला था। अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 87 के बारे में पूछ रहा है कि अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो एक साथ संवेद सदन में दोनों में सदनों में ये दे सकता है। तो मैंने ऐसे याद रखा था 87 में 7वें भाषण देगा, तो ये ऐसे हमने याद रखा था। अगला 377 के नियम के बारे में पूछ रहा है। संचालन नियम के अंतर्गत 377 के अधीन लोकसभा सदस्यों में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। एक दिन में जो है 20 मामले उठते हैं। इस संसदीय प्रणाली में हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां तो ये प्राकलन है, लोक लेखा से समझ में आ गया कि ये पैसे से रिलेटेड है, और ये उपक्रम भी जो है ये इनके पैसे ही चेक करते हैं। वेतन और भत्तों से संबंधित जो समितियां हैं ये नहीं है। अगला क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को के पद से हटाने के लिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है इसके समान जो है इसकी प्रक्रिया होती है। हमें जो है संवैधानिक जितने भी पद है उनके अपॉइंटमेंट से लेके उनका रिमूवल तक का सारा प्रोसेस हमको पता होना चाहिए। संविधान में अगर कहीं संसद में दे रखा हो कि कितने मेंबर जो है इसका रिजोल्यूशन बनाने के लिए कर सकते हैं, तो ज़्यादातर वैसे संविधान के जो पद होते हैं उनको न्यायाधीश के बराबर का रखा जाता है संवैधानिक पदों को। तो अगर आपको ये याद है तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। अब एक केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो शांताराम समिति की रिकमेंडेशन से बना था ये। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई। जनहित याचिका जो है एक लिबरल, एक खुले विचारों वाली ये है, तो ये यूनाइटेड नेशन, ये यूके, सॉरी यूएसए की है ये। अगला सवाल देखते हैं। शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका निम्नलिखित है। अगर ये आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आप अगर इसको समझ के देखोगे, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, ससूचित नागरिकता, लोकतंत्र, आदर्श की प्रभुता, तो इनको क्या बेसिक मतलब शब्द है ये। अगर सूचना से रिलेटेड अगर कोई शब्दावली नियम बनाओगे तो उनमें इन सब चीज़ों का जो है ये उद्देश्यों का तो आप डालोगे ही डालोगे। अभी तो आपने जो है एक इतना बड़ा एक्ट बनाया है, तो ये चारों सही है इसमें। अब लेखक है, पुस्तक है, इनमें से अगर देख लेंगे आप, अगर ये आपको इनमें से एक भी याद है तो आप ये कर लोगे। ये उस समय शायद किताबों की लिस्ट में करंट अफेयर में आया होगा। 368(2) के बारे में पूछ रहे। विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के बाद संकल्प द्वारा
अनुसमर्थन के लिए आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो है अब आगे से ये आ रहा है, भारतीय संविधान की 368 में जो 50% राज्यों की अनुमति वाला है, वो हिसाब है। पारित करो या अस्वीकार करो, तो वही कर सकते हो। आप रिटर्न नहीं करोगे कि ना इसमें परिवर्तन करो या ये करो। ये वो वाला क्लॉज के बारे में पूछ रहा है। संविधान संशोधन का जो दूसरी प्रक्रिया सेकंड, इसमें एक आता एक लेवल ऊपर चढ़ के जो है हम राज्य से भी उनकी अनुमतियाँ लेते हैं, जैसे जीएसटी जैसे कानून बनाने के लिए, जो राज्य की या देश की संघीय ढांचा को डायरेक्ट प्रभावित करता हो। अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बिल्कुल है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पंचायती राज के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में ये नियम लागू किया था, इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो ये नेता प्रतिपक्ष जो नहीं रहे थे, उनके बारे में पूछ रहे हैं। शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत जी जो है कभी ये नहीं रहे थे नेता प्रतिपक्ष। निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच की नहीं की जा सकती? अभी लोकायुक्त हो गया, ये विजिलेंस वाले हो गए, सीबीसी वाले हो गई। तो ये जो डिसीजन देते हैं, इनके अधीन जो जो आते हैं, जिनकी ये जांच कर सकते हैं, ये लिस्ट आपको एज इट इज रटी होनी चाहिए। तो ये सरपंच और इनको पंचों को ना उस समय छोड़ रखा था इनको, इनके ऊपर जो है आप जांच नहीं बिठाओगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, अब ये जो है संवैधानिक गैर संवैधानिक, इसमें आप देख सकते हो कि 4 से 5 सवाल तक तो अब तक तो आ ही गए हैं ये। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको करके जाना ही जाना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके बारे में बताइए। इसका गठन जो है 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना से हुआ था। पहले अधिसूचना निकली थी, फिर बाद में जो इनका कानून बना था। तो यह आयोग मार्च 2004 से क्रियाशील हुआ, और इनका जो ये 2006 के अनुसार जो है आयोग का एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। तो ये इसमें नहीं दे रखा है एक अध्यक्ष, और ये जो गिनती है ना, ये शायद नहीं है, ये 1+9 का शायद इनका हिसाब है मानवाधिकार का। और इसमें भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेगा। ठीक है, इनमें से जो है इनको बनाने के लिए इस दे रखा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। न्यायाधीशों में से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे अभी तक जितने भी है, आपको नाम याद रहने चाहिए। अब अभी जो है ऑगस्टिन करके हैं, तो उनका नाम याद रखना है। और उनसे पहले जो जो मुख्य न्यायाधीश बने थे राजस्थान के, उनके बारे में आपको नाम याद रखना है। और उनमें जो है, जो सबसे कम समय के लिए, जो सबसे ज़्यादा समय के लिए, जिन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश के पद से अगर किसी ने त्याग पत्र दे दिया था कि नौकरी छोड़ दी उन्होंने किसी कारणवश, तो उनके बारे में से आपको फैक्ट बना लेने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? तो ये पूरनचंद जो बिश्नोई जी थे, ये तीनों रहे थे, प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा में, राजस्थान की जो विधानसभा है, उसमें लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंधित जो है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें आप देख सकते हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति चाहिए होती है, क्योंकि आप स्थगन प्रस्ताव ला रहे हो तो अध्यक्ष से पहले तो उसकी परमिशन लोगे। फिर प्रस्ताव द्वारा विषयाधिकार का प्रश्न उठाया, आप स्थगन करना चाहते हो, तो मतलब खत्म करना चाहते हो ना, आप देख रहे हो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ कर रहे हो, एडजमेंट करना चाहते हो, तो उसमें विशेषाधिकार प्रश्न का सवाल उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बेसिक से समझो ना, यहाँ पे बंद करने, यहाँ खत्म करने की बात कर रहे हो और यहाँ पे सवाल उठाने की बात कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। जहाँ जहाँ बी है वो हट जाएगा आपका। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। ठीक है, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो प्रस्ताव पहले आ गया है, पहले उसको जो है पारित करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगला, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश
अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेजा गया। अभी राज्यपाल जो है अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधा अविधि मान्य होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पहले उसको जो है राज्यपाल की सिफारिश से ही आप जो है उसको लाओगे। अगर आपने वही पहला स्टेप ही फॉलो नहीं किया तो आपने कानून के अगेंस्ट बना लिया, तो जो वो जो आप विधान बना रहे हो वही ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही। जीएसटी के दायरे में पूछ रहे हैं, तो शराब तो नहीं था, विद्युत भी नहीं था, पेट्रोलियम भी नहीं था, घी को इन्होंने खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने जीएसटी में डाला था। ये 2016-21 से जो है +-2 वाली जो है मौद्रिक नीति, ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य कौन निश्चित करता है? बनाता रिजर्व बैंक है, और जो इसको फाइनल जो है अप्रूवल है वो भारत सरकार देगी। ये हमेशा याद रखना, देश की कितनी भी निकाय हो, अगर वो कुछ भी टारगेट बना रही है, वो कुछ भी बनाए, आखिर में जो फाइनल डिसीजन होगा, जो उसमें सील ठप्पा लगेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो राजस्थान की होगी तो राजस्थान सरकार, और सेंटर की होगी तो भारत सरकार उसको जो है अप्रूवल देगी। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी तब तक उसको जो है मान्य नहीं माना जाता। ये आप बेसिक याद रखोगे तो आप जो है ये कोई भी सवाल जो है इसमें गलत नहीं करोगे। 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय की में इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पे था? उसमें तो फिर मॉरिशस था, सबसे ज़्यादा पैसे वहीं से आते थे हमें। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया में पुनर्रचना क्यों करती है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कारोबारी का, क्योंकि उसको जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अपना उत्पाद बढ़ाना है, अपना जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तो ये तो बेसिक सवाल थे, इसको आप जो है पढ़ के भी कर सकते हो आराम से। भारत में संगठित, आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स ऐसे सवाल है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और जो आपके जो करंट वाले होते हैं करंट, और इसी में जो हम सेंसेक्स जो है अपना जनगणना, उनको, और आर्थिक समीक्षा, ये सारे जो है आपको सीधे सीधे नंबर दे देंगे आपको। ये आपको जो है पास कराने के लिए है। तो इसमें जो है प्लस मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है, उसे जोड़ लो, और राजस्थान का कल्चर वाला पोर्शन जोड़ लो। तो ये आपको और मार्क्स दिला के जो है आपको आसानी से जो है 90+ का टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग क्या है? तो ये कॉल मनी या फिर याचना मुद्रा बाजार है। जैसे इसको मैं कॉल मनी ही याद रखता हूँ। ये जो है मोस्ट वॉलेटाइल है, क्योंकि ये जो है दिन में ही ये बदली कर लेता है। अब पैसे जो है सुबह लोगे शाम को रिटर्न करोगे, इस हिसाब से जो है इसका पैसे का ये मार्केट में लेन देन होता है। केंद्रीय बजट में राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं है, केंद्र राजस्व खाते में पूछ रहा है। स्मॉल सेविंग नहीं होगी, रिसिप्ट आएगा, कर प्राप्ति आएगी, सरकारी विभाग में सार्वजनिक उपक्रम में जो लाभ आ रहे हैं वो भी जो है राजस्व खाते में आएंगे। जो छोटी मोटी बचतें कर रहे हैं वो नहीं आएगी। यार ये पंचवर्षीय योजना है तो पुराना हो गया, तो इसका तो नारा पूछ रहा है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष जो है आप कर लोगे। एक देख लेते हैं और, समग्र समग्र पूर्ति चक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। जो कॉस्ट जो इन्फ्लेशन बनता है वो उसके बारे में बता रहा है कि कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र विवर्तन होता है। जब लोगों की मजदूरी बढ़ती है, लोगों का पैसा ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो है लोग उसकी जो खरीदने की होती है। अगला क्या है? ये वाला क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया था 2016 में। इसका WPI का जो है बेस ईयर पूछ रहा है। राजस्थान में स्थिर कीमतों में घरेलू उत्पाद के बारे में पूछ रहा था। वृद्धि दर उस समय 7.16% थी। आर्थिक समीक्षा में जो भी डेटा दे रखा है ना उसको आपको सबको याद करना है। ऐसा कोई डेटा मत छोड़ना जो इसको लगेगी ना नहीं ये तो नहीं पूछेगा, नहीं वो पूछ सकते हैं। हाल ही के वर्षों में राजस्थान में बजट की राजस्व प्राप्तियों में सबसे सर्वाधिक क्या था? पिछली बार जो है सवाल पूछा था
कि सेंटर में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा दे रहा था? तो कॉर्पोरेट टैक्स था। और अब राज्य का पूछ रहा था, राज्य में जो कर राजस्व है ये सबसे ज़्यादा शेयर शेयर रखता है। निम्न में से किस ताप विद्युत योजना प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो इस समय जो है सूरतगढ़ थी, सूरतगढ़ की तापीय योजना जो सर्वाधिक थी। सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में करी थी, उस समय करंट अफेयर में था। पर्यटन क्षेत्र में जो है यूएसपी पूछ रहा है कि अनुपम बिक्री प्रस्ताव क्या है, कौन सी नहीं है? तो पैलेस और व्हील रखा था, किले रखे थे, मेले, ये उसके करंट अफेयर में था। तो चिकित्सा को जो है इन्होंने अपना मेन लक्ष्य नहीं रखा था, इसको यूएसपी नहीं बनाई थी अपनी प्रमोशन के लिए। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती ये है, गंगा नहीं है। ये वहाँ पे जो छोटी छोटी जो तेल के कुएं बने हैं ना, उनके नाम दे रखे हैं ये जैसलमेर, बाड़मेर, वो सब जो कुएं बने हैं उनके। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनसीएलपी के अंतर्गत नहीं है? तो फतेह सागर है, नक्की झील है, आना सागर है, स्वरूप सागर को नहीं रखा है इसमें। ये अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जो योजना रखी थी मैट्रिक, उसमें उनकी आय पूछा था 2 लाख की आय से कम होना चाहिए, कम से कम 50% जो है इनका रहेगा प्रदान, इनको जो स्कॉलरशिप दे देंगे। राजस्थान में स्वावलंबन योजना उस समय पूछा था, निर्धन महिलाएं विधवाओं के लिए जो है ये जीवन स्तर सुधारने के लिए एक योजना लाई थी इन्होंने। एम पावर के बारे में पूछ रहे हैं, कृषि विकास के अंतर्गत एफ आईफेड जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कोष का और रतन टाटा ट्रस्ट, इन्होंने जो एम्पावर का ये स्कीम चलाया था पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए। ये सब करंट अफेयर के ही है। और ये फव्वारा पद्धति तो नर्मदा नदी की है ही है, जालौर और बाड़मेर जो है 2 जिलों को लाभान्वित करता है। हेयर सेल्यूलोस रेशो के उदाहरण है, नायलॉन ऐसा है जो इसमें सेल्यूलोस नहीं होता, रेशे नहीं होते। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली, तो आप जब रिमोट का बटन दबाते हो तो उसमें से लाल लाल लाइट निकलती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो अवरक्त या फिर इंफ्रारेड किरणों की वजह से होता है ये। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु, तो पीतल पे आप जो रगड़ते हो तो वो टिन रगड़ते हो उसको, वो लगाते हो ताकि जो है उस पर घर्षण नहीं आए, का जो रंग उड़े नहीं। कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो है बुलियन एल्जेब्रा जो है, बुलियन जो बीजगणित है इसके ऊपर आधारित है। अगला सवाल देते हैं, ब्लूटूथ और वाईफाई से रिलेटेड सवाल था कि अंतर सही है इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन ये था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो है रेडियो आवर्ती पट प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.5 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवर्ती जो है ये करता है। अगला, इसरो के केंद्र और उनके स्थान पूछा था, और इनमें जो है मिलान करना था, कौन कौन से मिलान इसमें हो रहे हैं। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन सही है। देखो, यू आर राव केंद्र केंद्र उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है, यूआरएससी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में है, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद में है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं है? तो ये आपको आता हो तो आप कर दो, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो आप। भारत का विश्व भारत का पहला दृश्य सीमा से परे बीवीआर, हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित डिजाइन एवं रक्षा अनुसंधान का द्वारा विकसित डीआरडीओ द्वारा ये अग्नि था उस समय। पीएसएलवी C-37 की उड़ान के बारे में पूछ रहे हैं, इसने सफलतापूर्वक कितने उपग्रह करे थे? मैक्सिमम तो 104 थे उससे पहले के, तो इसने जो है 72 किया था। एक कर्ण जिसकी कम से कम एक विमा 10 से 10 की घात -7 मीटर से कम हो उसे क्या कहलाएंगे? नैनो नैनो पार्टिकल कहेंगे। इससे भी कम होगा तो 10 की घात 9 लग जाएगा।
माइनस में कॉलम 1 या कॉलम 2 से सुमेलित करना है। तो ये है, और इनमें कौन सा जो शुगर के एलिमेंट मिलते हैं, मिठास, वो बताना है आपको। इनमें से कुछ तो आपको पता ही होगा कि दूध में जो है लैक्टोज होता है, तो दूध को लैक्टोज से मिला के देखो। 3 का 5 जो है ये 3 में है। ऐसे करके जो है मिलान कर सकते हो उसमें। जैसे इसमें मिला लेते हैं कि जो द्राक्ष शर्करा है वो ग्लूकोज में है, और जो फल में होती है, फल में तो फ्रक्टोज हो जाएगा, और से याद कर लो आप। और चीनी में सुक्रोज होता है, और स्टीविया में प्राकृतिक स्वीटनर। अभी जो गुणसूत्र 21 की जो गलती से जो बीमारी होती है वो पूछ रहा है ये, तो क्लिप सिंड्रोम होता है। जो ये क्लीन क्लीन पेल्टर सिंड्रोम है, ये है। आपको 13, 18, 21 ये सारे याद रखने हैं आपको। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने से में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा क्या थी? तो इसको क्या कहते हैं? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन को जमा कराना, ये उससे रिलेटेड है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि पृथक्करण, अलग करना। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछ रहा है ये, कि पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है। ये पिछली साल भी पूछा था। इनमें से कौन से जो है अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये थे। डीएनए में जो फिंगरप्रिंट टेक्निक है, इसका आधार क्या है? तो इसमें बहुरूपता होती है, क्योंकि एक डी फिंगरप्रिंटिंग से जो है सेम डीएनए का कॉपी बना के हम जो है कि बहुत सारी कॉपियाँ बनाते हैं। बहुरूपता वाला सिद्धांत ये फॉलो करता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है, ये तो आपको पता हो तो कर लो, नहीं छोड़ देना है। या फिर उस समय जो है करंट अफेयर में होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया में केंचुआ धीमा कर देता है। नहीं, ये जो केंचुआ होता है इस प्रक्रिया को जो बढ़ाता है, ये कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को। तो वेधशाला से पूछा था, सौर वेधशाला उदयपुर में है, ये हम पढ़ते ही हैं करंट अफेयर में। ऐसे इस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था, क्योंकि जो जंतर मंतर है उनको भी जो है सौर वेधशाला की तरह ही उसको माना जाता है। जयपुर में भी वेधशाला है इस हिसाब से। तो इनमें जो है इस सवाल के ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ था उस समय, तो जो आरपीएससी ने आंसर की में उदयपुर माना था इसको। हाँ, अब अगला देखते हैं। अब इसमें वही कथन और उसकी परिकल्पनाएं देखते हैं कि अगर ये कथन दे रखा है तो क्या इनका हम क्या निकाल सकते हैं? यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। वो मोटा है फिर भी तेज दौड़ रहा है, तो इसके जो परिकल्पना क्या निकलेगी? मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोरी होती है। इसमें मांसपेशियों जैसा कोई जो है इसमें दे नहीं रखा है। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते। ये फिर भी जो वर्ड है, यानी ऐसा होते हुए भी ये दौड़ रहा है, इसका मतलब कि सामान्यतः जो है इसे दौड़ते नहीं है। ये परिकल्पना इसकी निकलेगी। फिर वही ये कथन है और उसके तर्क दे रखे हैं। अब ये कथन और उसके निष्कर्ष, ऐसे वाले सवालों को जो है आपको बनाना होता है कि क्या कह रहा है कि सभी शाखाएं फूल है। ये शाखाएं, सभी शाखाएं फूल हो गई, एफ कर लेते हैं। और सभी फूल जो है पत्तियां हैं, तो फूल को, सारे फूलों को जो पत्तियों के अंदर ले लेते हैं। अब इनमें 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, इनको देखना होगा। सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो ये जो सभी शाखाएं इसको माना है क्या ये पत्तियां हैं, तो ये पत्तियों के अंदर आ रहा है, ये सही है। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। अच्छा, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो कुछ पत्तियां शाखाएं भी हैं। कुछ तो मतलब कि कुछ और सब में एक ही बात हुई, ये भी सही है। क्योंकि इनके जो ये पत्तियां हैं, इनका कुछ हिस्सा तो शाखाएं बन ही रही है। और अगला क्या है? सभी फूल शाखाएं हैं। क्या सभी फूल शाखाएं हैं? नहीं, जो ये वाला हिस्सा है ये शाखा नहीं है। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका शाखाओं का पार्ट नहीं है। तो ये पहला और दूसरा ही इसमें
सही होगा। अब कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें क्या कार्रवाई करोगे? ये सवाल थोड़े अलग होते हैं, इनको आपकी समझ के ऊपर होती है कि कंपनी की एक नई नीति लाई है उसने, और विरोध में जो है बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है सामूहिक आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए अवकाश ले लिया सारे एम्प्लॉय ने। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी को जो है ये क्या पहला कार्यवाही क्या कह रहा है, ये कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस कैसे लोगे आप? आपने कोई नीति बनाई है, किसी के दबाव में आके आप तुरंत तो करोगे नहीं। आप पहले उनसे डिस्कस करोगे कि आपको क्या समस्याएं हैं। ये तो आप कर नहीं सकते। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत तुरंत निलंबित कैसे कर सकते हो? अगर आपने निलंबित कर दिया तो मानवाधिकार और दूसरे जो आयोग है वो आप पीछे पड़ जाएंगे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। ये आप जो है दोनों नहीं कर सकते। तो इसमें जो है, हाँ, ये वाला सवाल जो है इन्होंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहे हैं और चतुर्भुजों की संख्या पूछ रहे हैं, और गिनती इन्होंने एक ही दे रखी है। पहले तो ऑप्शन एक ही है, इनके अलग अलग देते हैं। और ऊपर से इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना कभी भी जब ऐसा कुछ सवाल दे रखा हो तो। कुछ मैथ के देख लेते। ये क्या कह रहा है, 4 + 5 - 2 करके किसी तरह से इसे 33 बना दिया, फिर उसी पैटर्न में फॉलो करके इसने 119 बनाया। आपने पैटर्न देख लिया ना, तो फिर आप जो है इसको भी आप निकाल लोगे, इसका 73 आंसर आता है। ये पैटर्न वाले सवाल होते हैं। आपको जो देखना होता है कि जब प्लस और माइनस को अवॉइड करो, क्या कहीं ये गुणा तो नहीं हो रहा, कहीं ये ऐड तो नहीं हो रहा, कहीं जोड़ जोड़ भाग तो नहीं कर रही है। आपको वैसे देखना पड़ेगा ये। ठीक है। अब ये वाले हैं वर्ण श्रेणी में अगला पद पूछ रहा है। इसका भी ऐसे ही होता है कि वाई के, ये डब्ल्यू आ रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो दो गिनती के पीछे जा रहे हैं। देख रहे हो, एस पी के आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो इससे पहले दो करके तो क्यू आ जाएगा ना। यहाँ पे क्यू आना चाहिए, तो क्यू क्यू आर एस, दो की गिनती बढ़ रही है। आपको ऐसे आगे पीछे करके इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, इसको आप करोगे तो आपको जो है, अब इसमें जे कॉमन है तो दूसरे के चक्कर में मत पड़ना, नीचे वाला ही फाइंड करना है। ये समय बचाने के लिए सबसे बड़ी आपकी ये है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जब दूसरा भी गिनने लगे पता चला दोनों में सेम ही, और ऑप्शन को ध्यान से देखना कि आपको कौन सा आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कौन सा नहीं। ये आपके समय बचाएगा। बीच में असंगत चुनना होता है, तो इनके बीच में क्या गैप और समान, गैप सेम होगा। जैसे ए बी सी करा, बी सी डी करा, दोनों के बीच में ऐसे उल्टा सीधे में दोनों का गैप जा रहा है। एम एन ओ पी, दो का गैप जा रहा है। यू वी वी डब्ल्यू एक्स होना चाहिए यहाँ पे, ये एक्स होता है यहाँ पे वाई की जगह, तो ये सही हो जाता। डब्ल्यू एक्स यहाँ पे वाई होना चाहिए था। तो ये जो बीच के दो हिंदी है ना, इनको उल्टा कर देते तो ये सही होता। वैसे ये असंगति में ये आएगा इस हिसाब से। अब ये कूट भाषा में दे रखा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो कोई एक शब्द पूछ लेगा, अब उसको जो है आप आइडेंटिफाई करोगे ये शब्द जो है कहाँ पर दे रखा है। तो जैसे आप वो देख लोगे, उससे आप जो है पता चल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे दे रखा है, तो इससे आप जो है पता करोगे कि ये किससे रिलेटेड शब्द है। तो विर्च जो वर्ड है वो ही से रिलेटेड था। दो है श्रीमान ए और बी, और ए और बी से मिलते हैं, और ये फिर आपने इसे डायरेक्शन कुछ बताएगा कि बी एक पुत्र सी और एक पुत्र डी का पिता है। कि इनको आपको जो है फैमिली ट्री में बनाना पड़ेगा कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र है। फिर आखिर में ए और बी का संबंध बनाना होगा। इसमें शायद आपके 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये करने लायक सवाल है, इनको छोड़ना मत। ये आपको जो है नंबर दिलाएंगे। आपने जो वो वो जो डायग्राम वगैरह बनाने में, जो जो गिनती करने में जो आपने जो समय बचाया है, वो समय आपको ऐसे सवालों में लगाने हैं जो आपको जो है ये लोगों से एक एक सवाल आगे की तरफ रखेगा। तो एक्स वाई जे तीन प्राकृतिक संख्या बता रहा है, समीकरण दे दिया ये। अब इनको हल करो, विभिन्न हलों की संख्या, के विभिन्न हलों की संख्या बतानी है। ऐसे कौन से जो है इनको आप बनाओगे, तीन अलग अलग प्राकृतिक संख्या लगाओगे तो आखिर में जो है 6 बन जाए, और इनको जोड़ोगे तो समीकरण में 10 बनेगा। वैसे इसमें थोड़ा आपको जो है अलजेब्रा के, या अलजेब्रा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, तो ही आप कर पाओगे। ये धनात्मक संख्याओं के गुणनफल की बात कर रहा है। प्रत्येक संख्या बारी बारी विभाजित किया जाए तो तीन तीन भागफलों का योग जो है 74 हो रहा है। जो आखिर में जो अपने भागफल निकलते हैं उनका योग बता रहा है ये। तीनों संख्याओं का योग
क्या होगा? ये ये थोड़ा आपका टाइम लेगा, इसको छोड़ सकते हो। तो मिश्र धातु, ये सोने तांबे वाले जो मिश्र मिश्र है ना, ये बनाना आसान होता है। इनकी जो कैलकुलेशन है, इनके जो ये दोनों और ये दोनों में जो गुणा होके जो बन रहा है ना, वही बेस ले लो। दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 ले लो बेस वाले ही। 7 का मल्टीप्लीकेशन वाला जो है संख्या लेके आप जो है कैलकुलेट कर लो। तो आंसर 7:5 बनता है। एक निर्माण कार्यस्थल में आदमी, औरत और ये बच्चे के रेशियो दे रखे हैं। उनमें जो है मजदूरी में इतना इनका अनुपात है। मतलब ये 9 काम करता है, इसको 8 में मिलता है, 4 काम करता है 5, तो ये अनुपात में जा रहा है। इनको अनुपात में करेंगे। यदि 60 औरतें काम करें, अब जो है इसमें जो औरतों की जो यहाँ 4 है, इसकी जगह पे इन्होंने 60 रख दिया। तो अब 9 की जगह और 1 की जगह जो है इसका अनुपात में, जैसे अगर 4 60 है तो 9 कितना, 9 का जो है 15 चौक 60 होता है, तो इसका 15 गुना कर लो, इसका 15 गुना कर लो। इस हिसाब से जो है बाकियों के जो है आप संख्या निकाल सकते हो। फिर उसमें जो है इनको बांटना है कि इनकी जो दैनिक मजदूरी इतनी है, तो एक बच्चे को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलेगी। पहले तो ये संख्या निकल जाएगी, फिर जो है इनको इसमें से जो है इनका अमाउंट भी निकल जाएगा। जो इनका रेशियो बना है, वही रेशियो से इनका अमाउंट बनेगा, और उस अमाउंट में जो है इनको बांट दोगे आप। एक छोटे शहर की जनसंख्या इतनी है, 5% की वृद्धि दर हो रही है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इसमें तो पहले जो है ये ये मतलब 105% है ना, क्योंकि हर साल 5-5% बढ़ रहा है। तो इसको जो है 105 है, तो पहले 100% पे लेके आओ। फिर उसके बाद जो और थोड़ा करो। अब अंदाजे से जो है इसमें 10% माइनस करो, 90,000 माइनस करो। तो 90 माइनस करोगे तो कितना, ये 80-82 के आसपास जो है, 82,000 का आपका ये बन रहा है। ये 82,000 के आसपास बन रहा है। 10% अगर आप माइनस करते हो, तो ये जो है 8,84,000, 8 लाख, इसके सबसे नज़दीक में जो है ये गिनती है। तो ये इसका आंसर होगा। या उल्टा करके देख लो कि इसमें 5% पहले बढ़ाओ, फिर उसके बाद जो 1 साल बाद और 5% बढ़ाओ। अगर ये गिनती आ रही है तो ये इसका आंसर है। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वैसे। और ऑप्शन भी आप कौन सा चुनोगे? ये 80 है, 73 है, 84 है, 88 है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 2 साल में जो है 10% की वृद्धि हुई है लगभग, और ये जो है 80-85 के आसपास ही बैठ रहा है। तो इनके बीच में जो है ये वाले, इन दोनों में से कोई एक लेके देख लो। ऐसे ऑप्शन चुनना होता है आपको कि आप किसको बेस मान के जो है पहला अटेम्प्ट लोगे। ऐसा नहीं कि आप 76 पे कैलकुलेशन करते रहो और 2 मिनट इसमें खराब कर दो आप। एक निश्चित राशि पर 10% वृद्धि दर से 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज दर और सामान्य ब्याज दर का बीच का डिफरेंस बता रहा है। ये सवाल मैंने पिछली बार ही बताया था। ये जो चीज़ है ना, ये किसी ना किसी का 10% है। पिछली ये जो 10% है ना, पहले 10% आएगा, ये 10% आएगा। ये क्या, सामान्य वृद्धि दर में 10-10% बढ़ रहा है। चक्रवर्ती में क्या होता है, 10% तो 10% मिलता ही है, इसका भी 10% मिलेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस क्या होता है, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, बचेगा क्या, ये 10% का 10%, यानी कि 1% बच रहा है। 1% अगर 874 है, तो 100% 87,400 हो जाएगा। ये इतना आसान सवाल था। एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर में 3 वर्ष में दुगनी होती है। निश्चित चक्रवर्ती है, याद रखना। 3 साल में दुगनी हो रही है, तो 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो इसमें 2 गुना हो गया, 6 में 4 गुना हो जाए, इसका डबल कर लो, और फिर 4 का 8 कर लो, 9 साल में जो है 8 गुना हो जाएगा ये। फिर 3 में अगर 2 हुआ है, चक्रवर्ती का क्या हिसाब होता है, मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट पड़ता है। 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 3 का 6 और 9, ये साल ऐसे ही चलेगा। ये फिर अभी ये जो संख्या है ना, ये वापस फिर डबल हो जाएगी ना उस हिसाब से। फिर इसके अगले 3 साल में जो ये 4 है, ये फिर डबल हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। इसको इसको अगर आप बेसिक से भी समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। ये टेबल दे रखा है, इसमें जो है कुछ सवाल दे रखे हैं, इसको आप सॉल्व करना है। अगर आपको और अच्छा तरीके से समझना है तो पहले तो जो है इनका जो है सवाल देख लो कि क्या इसमें गिनती विनती पूछ रहा है कि सारा परसेंटेज वाला ही खेल है। परसेंटेज वाला खेल है तो सीधा खेलने लग जाओ, और नहीं तो फिर जो है इनका जो टोटल वोटल करने की अगर कोई ज़रूरत पड़े, टोटल करके देख लो। वैसे इसमें टोटल दे रखा है इन्होंने, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर एक डेटा दे रखा है, उसमें सवाल दे रखा है। अब कुछ जो है इन्होंने करंट अफेयर से उठाया शायद सर। राजस्थान सरकार में मौसमी और गैर संक्रामक ये बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों में रुझानों में निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया गया। तो निदान सॉफ्टवेयर उस समय लॉन्च हुआ होगा।
चीन की टीम थी और जापान में जो है ये फाइनल का क्या हिसाब था ये पूछ रहा है। फिर भारतीय मूल में एक अमेरिकी महिला जो है संयुक्त राज्य में बनी थी उस समय, तो दिव्या सूर्य देवरा बनी थी। उसके बारे में करंट अफेयर में ही है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक है, हाल ही में समाचारों में क्यों है? तो उस समय का समाचार जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से। जून 2000 में मलेशिया में आयोजित जो है महिला क्रिकेट, ये देख लो आप, जो है खेल पे आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये कुछ सवाल ऐसे जो होते हैं खेल के, ये 5 से 6 सवाल जो है आपको यहीं से मिलेंगे आपको। खासकर राजस्थान के और इंडिया की जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई है ना, जैसे महिला क्रिकेट टीम शायद इंडिया ने जीत लिया था ये। तो मलेशिया ने जो है भारत को हराया था इसमें। ये अपनी थोड़ा उल्टा सवाल पूछ लिया इन्होंने वैसे। ऐसे सवाल को वैसे अवॉइड करते हैं लेकिन इन्होंने पूछा है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है तो हमें देखना होगा कि वो हमारे लिए ज़रूरी है कि मलेशिया जैसी टीम ने भारत को हरा दिया था। फिर 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क पहला बना था, तो उसके बारे में जो कथन दे रखा है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो नॉर्थ कोरिया के संबंध में जो भी सिंगापुर में इन्होंने वार्ता करी थी उस समय, ये ऐतिहासिक वार्ता थी। पहली बार इन्होंने जो है यूएस और जो है नॉर्थ कोरिया के बीच में संबंध थोड़े वो सुधरने लायक हुए थे, और उसके बाद भी कोई इसका रिजल्ट भी नहीं निकला था। ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, मालाबार जो है जापान और इंडिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 लोग करते हैं। 7 सामाजिक मानकों के बारे में पूछ रहा है, तो इंद्रधनुष के, तो इस समय वो करंट अफेयर में रहा होगा, इसलिए ये पूछ रहा है। महिला सशक्तिकरण में पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कन्या वन वृद्धि, ये महाराष्ट्र की योजना थी। वैसे ये सब ये छोड़ने वाले, क्योंकि आप ये करंट अफेयर में नॉर्मली पढ़ोगे नहीं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में एक राज्य की राजधानी आवास शहरों के मामलों में मंत्रालय में 100वां स्मार्ट सिटी, उसमें मेघालय बना था 100वां स्मार्ट सिटी, तो ये न्यूज़ में आ गया, तो इन्होंने पूछ लिया। अभी जो है स्मार्ट सिटी में राजस्थान में जो है कितने हैं? 4 पहले थे, शायद 3 और जुड़े हैं। ये आपको जो है जितने भी ये स्मार्ट सिटी के जितने भी सिटी है, इनको आपको देखना है करंट अफेयर में। जहाँ तक मुझे याद है उनमें से एक राजस्थान का कौन था, तो ये छोड़ो ठीक है। पैरा तैराकों के बारे में जो है आपको, इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड समय इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था इसलिए। और ऊपर से ये राजस्थान का व्यक्ति था, तो इन्होंने जो है पूछ लिया करंट अफेयर में। कितनी सौर ऊर्जा का जो इनका टारगेट था, इन्होंने 2022 तक जो है 100 मेगावाट कर दिया, अभी जो ये 500 मेगावाट का टारगेट लेके चल रहे हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में जो है स्वर्ण पदक जीता था तीसरे चरण में, तो इनका जो है सवाल पूछा था, तो ये जगह कहाँ पे आयोजित हुई थी? सॉल्ट लेक सिटी में हुआ था ये। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति हुई थी उस समय, तो ये के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय की में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 2 हो गई। तो दूसरी महिला न्यायाधीश कौन थी? ये उस समय नियुक्त हुई थी, पहली ये दूसरी थी, तो पहली कौन पूछ रहे हैं? भारत में उच्चतम न्यायालय की महिला की संख्या, दोनों का नाम आपको, तो मैं करंट अफेयर की ही है ये सब चीज़ें, ये करंट अफेयर में खूब पढ़ाया गया था कि भानुमति जी भी सेकंड है। तो यूसुफ सलीम समाचारों में रहा है, ये यूसुफ सलीम क्या था? दृष्टिबाधित न्यायाधीश था एक, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड था ये, वहाँ का जो है न्यायाधीश बन गया था पाकिस्तान में। चुनावी बॉन्ड योजना उस समय लॉन्च हुई थी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने के लिए विश्व के सबसे छोटे रॉकेट, तो जाक्सा ने जो ये किया था, छोटे रॉकेट को ले जाने के लिए एक रॉकेट भेजा था, तो उसके बारे में जो है एजेंसी पूछ ली। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ये अवार्ड जितने हैं ना सारे देख लेना, अमृत अवार्ड हुआ, ये साहित्य अवार्ड हुआ, ये सब चीज़ें। और इनकी जो किताबें हैं वो आपको याद रखनी है, 3 किताबों के लिए मिला है, क्योंकि राइटर का नाम तो लोगों को याद रह ही जाता है, किताब नहीं याद रहती। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार उस समय मिला था, तो ये साकला जी को मिला था, तो ये इनका नाम आ गया। अब ये राजवंश और उनकी राजधानी पूछ रहा है। पिछली बार भी वो प्रतिहार राजाओं के जो एरिया था वो पूछा था, बयाना भरतपुर वाला। इसमें इस बार एक लेवल आगे बढ़ के इन्होंने इनका मिलान ही करवा दिया कि मिलान बताओ कहाँ करो इनका मिलान। तो सुंग जो है पाटलिपुत्र एरिया में, सातवाहन आपको पता है कि महाराष्ट्र वाले इलाके की साइड में था, तो ये पैठन हो गया। और कदम जो है, जो राजवंश थे, वो बनवासी इलाके में, और चंदेल महोबा के चंदेल तो आपको बताइए।
मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते हैं कि कौन सी जो है किस तरह के ये चूना पत्थर यूज होता है कि नहीं होता, चालुक्य से संबंधित कौन सा मंदिर मंदिर है, खजुराहो किससे संबंधित है, कैसे बना था, कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। ये आप जो है आर्ट एंड कल्चर में इंडिया वाले में पढ़ते हो। अब तक जो है 3 पेपर में आर्ट एंड कल्चर में अभी तक जो है ये मंदिर और उनकी बनावट से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि इंडिया की जो आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे जो है ये जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, मंदिर हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं। तो आपको उन टॉपिक पे ही फोकस करना है, बाकी वहाँ पे जाना नहीं है। और मीडिएवल में जो है उनकी जो किताबें हैं, जो मुगल काल में जो किताबें बनी थी, जो ट्रैवलर आए थे, जो विदेशी पर्यटक आए थे, जो यहाँ पे घूम के उन्होंने किताबें लिखी थी, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये फोकस वाली स्टडी करोगे तो ही आपका जो है ये सिलेबस भी निपट जाएगा और आपको आराम से प्री निकाल के फिर मेंस का हिसाब आगे रखोगे आप। कौन सा एक कथन जो है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में है? तो श्रेणी व्यवस्था क्या थी? उत्तर भारत में प्रचलित थी। बस इसका ये यही कथन सत्य है, बाकी सब इन्होंने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कुछ चीज़ें बना ली। दीवान अर्ज विभाग, ये प्रशासनिक में पूछते हैं लोग। दीवान अर्ज जो है किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। सजदा और पेबोस भी करवाता था, झुक के सलाम करो, पैर छू के, ये सब यही करता था। वरकरी संप्रदाय का जो है मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो पंढरपुर में है वरकरी। ये संप्रदाय जो मेन मेन है, उनकी मुख्य पीठ और उनके जो मुख्य व्यक्तित्व है, जिनकी वजह से वो संप्रदाय फेमस हुआ था, ये चीज़ों का मिलान कराते हैं। घटनाओं का सही कालक्रम बताना है अपने को। ये पहले भी पूछा था कि जलियांवाला हत्याकांड पहले हुआ था या फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन और लखनऊ, अभी इसमें लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, ये वाले ऑप्शन तो इन्होंने रिपीट ही करे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इनकी मृत्यु और वो कई चीज़ें जो है जुड़ी हुई थी उस समय की। इनको एक बार देख लो मिलान के लिए कि पहले लखनऊ समझौता हो गया था, फिर जलियांवाला, उसके बाद जो है हत्याकांड हो गया था, फिर जो है ये बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी और फिर स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ये रिपीट ना हो जाए इसके हिसाब से देखते रहो। अभी सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा। संस्था और उसके प्रवर्तक, सर्वेंट ऑफ इंडिया तो गोखले जी की थी। सोशल सर्विस तो जो है जोशी जी करते थे, इनको ऐसे याद रखा। सेवा समिति कुंजरू और बस सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ये वाजपेयी जी की नहीं है। क्रांतिकारी जो होर्डिंग जो होर्डिंग जो हार्डिंग का भंग कांड हुआ था, उसमें शामिल नहीं था। तो अमीर चंद का नाम, मास्टर जी का नाम सुनते हैं हम, बाल मुकुंद और बिहारी, ये बीबी जो है इनका नाम याद रखते हैं हम। और ये जो भगवती चरण वोहरा जी है, ये नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं है। गांधी इरविन समझौता, किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी इसमें? तो तेज बहादुर सप्रू जी थे, इन्होंने इस जो समझौता हुआ था इसके बीच में मध्यस्थता इन्होंने करी थी। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका एक तीसरा पेपर भी कंप्लीट होता है। अब जो हम 2021 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है इसके हिसाब से जो ही आगे की रणनीति बना के एक एक सब्जेक्ट को एक एक क्लास में या दो दो क्लास में कंप्लीट करके फास्ट रिवीजन में मोड में जो उनके मेन फैक्ट है, इसके बेस पे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उनको ही हम आगे अगली क्लास में हम देख लेंगे। क्रैश कोर्स को आप जो है अच्छे से देख लेना, इससे आपका जो है फ्री में आपकी थोड़ी बहुत जो है मदद हो जाएगी, जिससे आपको जो है आपका एग्ज़ाम सफल हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के जो वीडियो है आप जो है लेट ना देखो, क्योंकि मैं अपलोड कर दूंगा, आप जो है 5 दिन बाद 10 दिन बाद देखोगे तो आपके पास जो 5 दिन का जो गैप पड़ जाएगा, वो नहीं करना है आपको। आपको ये पहले पहले ये एनालिसिस देख लेना है, फिर इसके हिसाब से जो क्लासें आएंगी वो देखनी है, इससे जो है हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू।